वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर सुनैना और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर भी हम देखेंगे जो कि आपको 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं और बार बार इनके क्वेश्चंस आते हैं हमारे CBSE एग्ज़ाम्स में। ठीक, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या। अब अगर हम देखेंगे समन्वय संख्या तो सबसे पहले आप आइए पहले चैप्टर में ठोस। ठीक, अब उसमें जो अणुओं की संरचना है वह किस प्रकार से डिज़ाइन रहती है उस पर डिपेंड करता है कि समन्वय संख्या क्या है। जैसे अगर किसी एक यौगिक में, ये देखिए एक कोई क्रिस्टल है, वह क्रिस्टल इस तरीके से अपने अणुओं को अरेंज किया है। ये दूसरे प्रकार का क्रिस्टल है, वो अपने अणुओं को इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। इसमें आप देखोगे यह जो अणु दिख रहा है, एक अणु हमने लिया। अब इससे जुड़े हुए जितने अणु हैं, इसके साथ में जुड़े कौन से अणु दिख रहे हैं आपको? एक अणु ये जुड़ा है इससे, एक अणु ये जुड़ा है, एक ये, टोटल कितने अणु इससे जुड़े हैं? तो हर एक अणु से कितने अणु दूसरे जुड़े हुए हैं वही कहलाती है उसकी समन्वय संख्या। इस केस में हम देख रहे हैं इस एक अणु से 4 अणु जुड़े हैं तो इसकी समन्वय संख्या होगी 4। इस केस में हम देख रहे हैं इस एक अणु से कितने अणु जुड़े हैं? ये 6 अणु जुड़े हैं तो इसकी समन्वय संख्या कहलाएगी 6। आप कोई भी एक अणु उठा के देख लीजिए, इसके साथ में 1 2 3 4 5 6, तो 6 अणु इससे जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा देखिए, क्रिस्टल का एक मूल कण, अब वो अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, एक मूल कण स्पर्श करते हुए जितने अन्य मूल कणों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है। ये बात हमने कर ली क्रिस्टल की। अगर यह आयनिक क्रिस्टल है तो एक आयन के संपर्क में विपरीत आवेश, आयन्स किसको रहते हैं? जो धन आवेश रहते हैं वो अपने इर्द गिर्द ऋण आवेश को रखेंगे, जो ऋण आवेश रहते हैं वो अपने इर्द गिर्द धन आवेश को रखेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल में एक आयन के संपर्क में विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। तो ये एक आंसर है हमारा, बहुत ही इजी आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ये भी चैप्टर फर्स्ट का है। फ्रैंकेल दोष क्या है? अब फ्रैंकेल दोष क्या होता है कि जो ये हमारी अणुओं की संरचना हो रही है किसी एक क्रिस्टल में, इसमें देखते हैं कि कुछ ना कुछ दोष पाए गए हैं। देखिए जैसे कि होता क्या है, ये एक संरचना दी हुई है। अब इसमें हम देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, धनावेश ऋणावेश, इस तरीके से ये अरेंज किया हुआ है। लेकिन इस अरेंजमेंट में एक ये जो धनावेश है, ये धनावेश यहाँ अपनी जगह से हटकर किसी रिक्त स्थान में पहुँच गया है और इसी को हम कहते हैं फ्रैंकेल दोष। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? आयनिक क्रिस्टल में धन आयन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रैंकेल दोष कहलाता है। यह ऋण आयन की तुलना में छोटे धन आयन वाले क्रिस्टलों में अधिकतर पाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट का ही है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना का आरेख बनाइए एवं संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। ये देखिए, ये है सीजियम क्लोराइड, इसका सेंटर में एक सीजियम का अणु रखा है और संरचना इसकी ऐसी होती है कि ये अंत केंद्रित घनीय होता है, जिसकी वजह से इसका एक अणु सेंटर में
और इस क्यूब के चारों कोनों में, आठों कोनों में एक एक Cl का अणु मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल कैसी है, अंतकेंद्रीय घनीय है और हर घन के केंद्र पर क्या है, एक सीजियम आयन है तथा इसके कोणों पे क्या है, 8 कोण होते हैं घन के और आठों कोनों में हमें Cl आयन दिख रहा है। अथवा इसके अलावा क्या होगा, एक Cl आयन उठा ले आप, जैसे कि यहाँ देखिए एक ये सीजियम है और इसके चारों कोनों में यहाँ और चारों कोनों में यहाँ, मतलब 8 क्लोरीन आयन है। इसी तरीके से एक यहाँ क्लोरीन है और इसके आठों कोनों में हमें आठों कोनों में सीजियम आयन मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक CS आयन 8 क्लोरीन आयनों से तथा एक Cl आयन 8 सीजियम आयनों से घिरा रहता है। अतः CS आयन की समन्वय संख्या 8 है और क्लोरीन आयन की समन्वय संख्या भी क्या होगी, 8, और इसे हम क्या कहेंगे, 8:8 समन्वय कहते हैं। और सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रति इकाई सेल एक CS आयन अथवा एक क्लोरीन आयन होते हैं। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे। इसमें इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलयन, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। यदि नाइट्रोजन गैस N2 को तापमान दिया यहाँ पे 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 और विलय होगी। N2 का आंशिक दाब दिया हुआ है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 बराबर है। देखिए दिया क्या क्या है, हमें यहाँ 2 चीज़ दी हुई है, एक दाब दिया है, दूसरा हमें हेनरी स्थिरांक दिया है और निकालना क्या है, मोलों की संख्या। तो 3 चीज़ ही चाहिए थी हमें, 3 चीज़ में से 2 चीज़ दी हुई है, एक चीज़ निकालनी है। तो बहुत आसानी से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दाब बराबर हेनरी स्थिरांक इंटू मोलों की संख्या। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे दाब रख लिया, हेनरी स्थिरांक का मान रख लिया और इसमें हमने x बराबर क्या निकल के आया, मोल्स, कितने मोल है, 0.0129 मोल निकल आए x बराबर। अब ये हमें कितने के लिए चाहिए, 1 लीटर जल में चाहिए। तो 1 लीटर जल में 0.0129 मोल्स है, दैट मीन्स कि कितने हैं, 12.9 मिलीमोल ये होगी। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, 1 लीटर जल में 12.9 मिलीमोल नाइट्रोजन होगी। तो ये चीज़ हो गई, बहुत ही आसान फॉर्मूला था, P = KH × X। अगला क्वेश्चन ये भी चैप्टर 2 का है। 298 केल्विन पे CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, देखिए KH दिया हुआ है, 15 ml सोडा जल 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब, प्रेशर दिया है, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ, मोलों की संख्या, किसकी, CO2 की, कितने मोलों की संख्या है, कितना CO2 है जो कि 1500 ml में घुला हुआ, 500 ml सोडा जल में घुला हुआ है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, स्थिरांक KH हमें दिया है, दाब दिया हुआ है, ये दाब दिया हुआ है। अब इससे हम मोल्स निकाल लेंगे, ठीक, कि मोल की संख्या क्या है। तो दाब दिया हुआ है हमें ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में,
2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको पहले हमें परिवर्तित करनी होंगी पास्कल में, और पास्कल के लिए परिवर्तन के लिए हमें चाहिए रहता है 1.01325 इंटू 10⁵। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो हमें दाब की जो वैल्यू है वो निकल कर आई 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमें दाब मिल गया। अब जो है हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, तो ये हमने निकाल लिया। ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ रखी, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें रखी, और ये आ गया इक्वेशन। इससे हमने x जो है x निकालने के लिए ये वैल्यू चली जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये वैल्यू यहाँ आ गई x इक्वल टू 2.533 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। इसका मान निकल कर आया 1.517 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये हमारी मोलों की संख्या हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए कि 500 ml CO2 की मोलों की संख्या चाहिए है। तो 500 ml में हम देखेंगे कि यहाँ क्या करेंगे हम, मोलों की संख्या डिवाइड बाय 1000 इंटू कितने ml में चाहिए था, 500 ml में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 500 से। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 7.58 इंटू 10⁻⁻4 मोल। मतलब इतनी CO2 की मोलों की संख्या घुली हुई है 500 ml जल में, सोडा जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में हमें अंतर बताना है। ये भी बार बार पूछे गए प्रश्नों में से है। अब इसमें देखिए, इस तरफ हमने लिख लिया आदर्श विलयन, इस तरफ हमने लिख लिया अनादर्श विलयन। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, आसवन द्वारा द्रव को पृथक करना संभव है। आदर्श जो विलयन होते हैं इनमें इनको हम डिस्टिलेशन आसवन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जबकि जो अनादर्श विलयन होते हैं उनमें क्या होता है, एक शुद्ध अवस्था में कोई दो अगर मिक्स है तो एक द्रव्य को शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रॉल्ट्स नियम का पालन करना। आदर्श विलयन का क्या काम होता है, रॉल्ट्स नियम को पालन करता है। क्या होता है रॉल्ट्स नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है और यह ऊष्मागतिकी होता है। ये है हमारा रॉल्ट्स लॉ, और ये चीज़ फॉलो करता है हमारा आदर्श विलयन, जबकि अनादर्श विलयन जो है रॉल्ट्स नियम को फॉलो नहीं करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। विलयन का आयतन अवयव के आयतनों के योग के बराबर होता है, जबकि इसमें विलयन का आयतन अवयव के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता। चौथा पॉइंट, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी का परिवर्तन होता है। तो इतनी चीज़ें हमें आदर्श और अनादर्श विलयन में लिखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमें आता है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है। एक मोल विलेय को अगर हम 1000 ग्राम विलेयक में घोल दे तो विलेयक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या करना है हमें, एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलेयक में हमें घोलना है, तो इससे जो हमें क्वथनांक में वृद्धि मिलेगी तो वह कहलाई जाएगी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और इसे हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम पर मोल। इसका मात्रक है किलोग्राम पर मोल। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, किसी विलेय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध बताइए।
तो इन दोनों में संबंध कैसा है? संबंध में देखिए, अवाष्पशील विलय की बात हो रही है। अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से क्या हो रहा है? विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। ठीक, अब वह क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, वह वृद्धि उन्नयन कहला रही है। इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी? T3 माइनस T2, जहाँ T2 क्या है? विलायक का क्वथनांक, और T3 क्या है? विलयन का क्वथनांक। और क्वथनांक उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अतः क्वथनांक में उन्नयन विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के मूलल सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बता रहा है यहाँ? जो यह डेल्टा टीबी है, यह मूलल सांद्रण के समान अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m लिख दिया हमने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तब इक्वल्स टू स्थिरांक आता है। यहाँ स्थिरांक है kb। kb क्या है? हमारा मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और इस तरीके से इसका ये संबंध है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अब देखिए, विलयन में जो विलेय होते हैं तो कुछ विलेय छोटे होते हैं, कुछ विलेय बड़े साइज के होते हैं। तो जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे हम इसे, ये क्या करती है? जो छोटे अणु रहते हैं उन्हें तो आर पार जाने देती है, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं उन्हें आर पार नहीं जाने देती है। और ये जो झिल्ली होती है, ये कैसे? किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को हम झिल्ली कहते हैं। ऐसी झिल्ली है जिनमें से विलायक के कण निकल आते हैं किंतु विलेय के अणु नहीं निकल आते। ठीक, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब ये किस किस चीजों से बनी होती है? चर्म, पत्र, अंडे की झिल्ली, इन सब से ये बनी होती है। यह सुझाव दिया गया जाता है कि इस प्रकार की झिल्ली में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसमें से होकर केवल विलायक के वाष्पे निकल सकती है, इसलिए केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। इसका उपयोग परासरण में किया जाता है। तो देखिए, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं इसमें। उस सूक्ष्म छिद्र से छोटे छोटे जो कण हैं वो तो निकल सकते हैं, वो विलायक के कण भी हो सकते हैं और विलेय के कण भी हो सकते हैं, वो तो निकल आते हैं, लेकिन बड़े जो कण हैं वो आर पार नहीं जा सकते। तो ये देखिए इस तरीके से है। अगला प्रश्न क्या है? एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म सहित अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती है, जो कि कैसी है? क्लोरोफॉर्म के साथ में बहुत सारी अन्य अशुद्धियाँ हैं, और ये सारी अशुद्धियाँ कैसी है? कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर बना, जो हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो इस तरीके की अशुद्धियाँ हैं। इन अशुद्धियों का लेवल क्या है? 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये है। अब दो चीज़ें इसमें पूछी है। इस 15 ppm को हमें द्रव्यमान प्रतिशत में परिवर्तित करना है। दूसरा, जल के इस नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता पता करनी है। तो दो चीज़ हमें पता करनी है। देखिए क्या है? 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶। अब 15 दिया है मतलब 10⁶ भाग में 15, इसको हमें द्रव्यमान प्रतिशत में परिवर्तित करना है। मतलब हम कहेंगे 100 भाग में 15 डिवाइड बाय 10⁶ इंटू 100%, का 100 आ गया। इसको सॉल्व किया 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज में ये हमें प्राप्त हुआ। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब अगला क्या है? मोललता। मोललता कैसे निकालेंगे क्लोरोफॉर्म की? W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू W। तो इसमें देखिए क्या है? मोललता
15 हो गई हमारी ये वैल्यू। क्लोरोफॉर्म की जो क्लोरोफॉर्म का अणुभार द्रव्यमान हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का इनटू 1000, मोललता के लिए लिखते ही है 1000, ठीक। 119.5 ये हो गया क्लोरोफॉर्म का अणुभार इंटू 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन है इसलिए। अब इसको सॉल्व किया हमें कितना मिला 1.26 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। जैसे कि यहाँ पॉइंट इधर खसक गया था, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया था हमने, उसी तरीके से यहाँ भी एक पॉइंट यहाँ लगा दिया है और ये हमें आंसर मिला, तो ये मोलरता हो गई। इस तरीके से क्या है आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार इनको पूछा जाता है, इसलिए हमें इनको स्टडी करके ही जाना है। प्रश्न 10, शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। अब मोललता का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, मोल संख्या डिवाइड बाय किलोग्राम में भार, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब चाहिए क्या हमें 1 किलोग्राम जल में मोल संख्या, तो 1 किलोग्राम जल में मोल की संख्या के लिए क्या चाहिए 1 किलोग्राम है, इसलिए 1000 डिवाइड बाय उसका जो अनुभार है, ये हो गया विलेय का भार, विलेय की मात्रा हो गई, और ये हो गया हमारे अणुभार। अणुभार कितना होगा 18 H2O का, ठीक। तो ये निकल के आए 55.55। अब शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करनी है, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया, मोल संख्या क्या निकल के आई 55.55 डिवाइड बाय 1 किलोग्राम के लिए चाहिए, तो 1 किलोग्राम के लिए हमने 1 वैल्यू रख दी, तो किलोग्राम में भार आ गया 1। अब आंसर कितना है 55.55, तो ये हो गई शुद्ध जल की मोललता। ये भी क्वेश्चन 2019 में आया है, 2020 में भी आया है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये सारी परिभाषाएं हैं, ये सारी परिभाषाएं हमेशा पूछी जाती है, हर बार इन परिभाषाओं को क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। पहली परिभाषा है नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, कितने विलेय के ग्राम, तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता होती है। तो ध्यान रखना है हमें क्या चीज़ है कि 1 लीटर, 2 चीज़ याद रखना है इसमें, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वही होती है नॉर्मलता। अगला प्रश्न है मोललता की परिभाषा, स्मॉल m से हम इसको अंकित करते हैं। इसमें क्या है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1000 ग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो गई 1000 लिख दिया हमने, ये उसका फॉर्मूला है। जहाँ W क्या है, ये क्या है विलेय की मात्रा, M क्या है विलेय का अणुभार, और ये कैपिटल W है विलायक के ग्राम में मात्रा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन ppm, ppm जो है विलयन के 10 लाख 1 मिलियन, 10 लाख मतलब 1 मिलियन भाग में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या ये होती है ppm। इसको स्मॉल w और ये कैपिटल W, स्मॉल w डिवाइड बाय कैपिटल W इंटू 10⁶ में ये उसका फॉर्मूला हो गया। अगला है क्वेश्चन मोलरता, मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ इसमें, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलों के ग्रामों की मोलों की संख्या, 1 लीटर जो विलयन है, क्या है 1 लीटर विलयन में कितने विलेय मोलों की संख्या प्रेजेंट है, ये होती है मोलरता। तो W इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू V इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख के आना ही है, जहाँ W क्या है विलेय की मात्रा है, M क्या है विलेय का अनुभार है, V है विलयन का ml में आयतन। अगला हेनरी का नियम क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हेनरी का नियम है स्थिर ताप, देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता
अगर ताप बराबर रख रहे हैं हम लोग एक सा, तो इसमें गैस के जो किसी गैस के द्रव में विलेयता, ये चीज़ हमें देखनी है, गैस के दाब के समान अनुपाती होती है। ठीक, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होती जाएगी। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल्स टू KH इंटू X हो गया, और KH क्या हो गया, हमारा हेनरी स्थिरांक। तो ये हो गई हेनरी स्थिरांक, हेनरी का नियम। अगला जो है फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों, 1 लीटर हमारा विलयन है, उसमें कितने विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या है, यही कहलाती है फॉर्मलता। अगला जो क्वेश्चन है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन या विलायक तथा विलयन, ध्यान दीजिए किसका किसका रेशो दिया है, विलेय तथा विलयन या विलायक तथा विलयन, इनका जो मोल संख्याओं का अनुपात ये हमें लेना है। अनुपात क्रमशः विलेय या विलायक का मोलो प्रभाज कहलाता है। जैसे फॉर्मूला देखिए, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल्स टू x1 अपॉन x1 प्लस x2, जहाँ x1 क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, x2 क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। ये भी क्वेश्चन जो है, ये दोनों परिभाषाएं 2019 2020 दोनों में ही ये पूछे गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने क्या देखा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चंस देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि हम आगे भी जो आगे के चैप्टर्स है 12th केमिस्ट्री के, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके हमारी इस चैनल पे डालें, जो कि हमारा चैनल है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, इस पर डालें, तो आप लोग नीचे कमेंट लिख कीजिए। और इसके ही साथ साथ आप हम लोगों का जो ये ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, ये डाउनलोड कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको पूरा जो इसमें मटेरियल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में प्राप्त होगा। हो गया।